हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स की जिनके पास बीएससी सब्जेक्ट है, जो सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ किसी ना किसी सेमेस्टर में आपको मिलता ही मिलता है ये। और इसका नाम जो है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, तो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये सब्जेक्ट है जो सोल और रेगुलर स्टूडेंट्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो एकलव्य स्नातक फर्स्ट नाम से है। इसमें आपको जो भी पीडीएफ नोट्स वगैरह है हमारे लेक्चर के वो दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी यूनिट है वो है फोर्थ। इससे पहले की जो 3 यूनिट है वो जो भी चैप्टर हैं वो सारे करवा दिए गए हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, तो आज हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर है वो है पर्सनल टैक्स। ठीक है, तो समझते हैं ये क्या होता है। तो पहले समझते हैं टैक्स क्या होता है। ठीक है ना, तो बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर जो है इंडिया के अंदर क्या है और पर्सनल टैक्स क्या है। तो टैक्स सिस्टम जो है इंडिया के अंदर वो प्री हिस्टोरिक टाइम से ही चलता आ रहा है। यानी अगर हम प्री हिस्टोरिक टाइम देखें उस टाइम से ही जो है टैक्स की व्यवस्था रही है हमारे भारत के अंदर। ठीक है ना, पहले ये गोल्ड सिल्वर, ठीक है ना, या एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट वगैरह होते थे उनके रूप में लिया जाता था, जो फार्मर देते थे या जो भी क्राफ्ट्समैन वगैरह होते थे वो राजा को दिया करते थे। ठीक है ना, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब भारत में ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्या किया, जो टैक्स था उसका जो सिस्टम था वो बदला। ठीक है ना, तो वो जो टैक्स सिस्टम है वो आज भी, यानी जो 1860 में जो टैक्स सिस्टम बनाया गया था भारत के अंदर, आज भी वो चला आ रहा है। ठीक है ना, तो इंडिया ने क्या किया, बाद में इसको अपनी आजादी के बाद एक वेल ऑर्गेनाइज टैक्स सिस्टम के तहत इसको मेंटेन किया हुआ है। ठीक है ना, और गवर्नमेंट क्या होती है इसी के तहत क्या होती है, वो अलग अलग जो भी टैक्स हैं उनको लेती है। ठीक है ना, और इसके लिए जो एक गवर्नमेंट एजेंसीज हैं बहुत सारी लगाई गई हैं जो टैक्स के काम को देखती हैं। ठीक है ना, तो देखा जाए तो टैक्स जो है एक इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है ना, क्योंकि इससे काफी रेवेन्यू जनरेट होता है एक सरकार को। तो हमारे यहाँ आर्टिकल 256 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत हमारे यहाँ टैक्स जो भी अ, किस तरह से कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना, कौन कौन से सपोर्टिंग इसके अंदर लेजिस्लेशन होंगे, वो सारी चीजें इसके हमारे यहाँ दी गई हैं हमारे आर्टिकल 2056 में कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के तहत। ठीक है, तो समझते हैं कि टैक्स होता कितने प्रकार से है। तो अगर हम देखें तो टैक्स जो होते हैं हमारे यहाँ, जो जो भी टैक्स का सिस्टम होता है वो गवर्नमेंट ने कर रखा हो। तो ज्यादातर जो टैक्सेस हैं वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ टैक्स लेने की जो सिस्टम है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो टैक्स का काम होता है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है ना, तो सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है हमारी, वो क्या करती है, वो टैक्स, बहुत सारी ऐसी टैक्सेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हम टैक्स सिस्टम के तहत उसको क्या करती है, इकट्ठा करती है। ठीक है ना, तो इसके अंदर आ जाते हैं हमारे जैसे इनकम टैक्स हो गया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गई, सर्विस टैक्स हो गया, ठीक है ना, कस्टम्स ड्यूटी हो गई। तो ये सारी चीजें जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आती है वो इन सब चीजों को लेती है। फिर आता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट, वो भी कुछ टैक्स हमारे ऊपर देता है, लेता है, जिसमें कुछ टैक्सेस हैं जिनको हम कह सकते हैं स्टेट एक्साइज ड्यूटी, वैट हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, लैंड रेवेन्यू हो गया, स्टैंप ड्यूटी हो गया। ठीक है ना, और ऐसे ही कुछ टैक्स जो एग्रीकल्चर वगैरह पे लगते हैं, तो ये किसके अंदर आते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है ना, उसके बाद जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है, म्यूनसिपैलिटी और लोकल गवर्नमेंट होती है, उसको भी कुछ ऐसी एजेंसीज दी गई हैं जहां पे वो छोटे मोटे टैक्स वसूल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं टैक्स जो होते हैं हमारे पास वो किस तरह के टैक्स होते हैं। तो टैक्स हमारे पास जो होते हैं वो डायरेक्ट टैक्स देखते हैं सबसे पहले। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं हमारे पास। तो जो हमने टैक्स देखा, गवर्नमेंट 3 प्रकार से लेती है। तो उनमें सबसे पहला जो एक टैक्स देखिए वो होता है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स। ठीक है ना, तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली कौन लेता है, इंडिविजुअल से गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो डायरेक्ट लेती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या आता है, हमारा इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया और वेल्थ टैक्स जो हो गया। तो ये सारे जो हमारे आते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, यानी गवर्नमेंट हमसे कहकर लेती है कि भाई ये टैक्स आपको देना ही पड़ेगा, तो ये टैक्स लिया जाता है डायरेक्ट। ठीक है ना, तो डायरेक्ट टैक्स अगर देखें तो कितने प्रकार के होते हैं। तो एक डायरेक्ट टैक्स में आता है इंडिविजुअल इनकम टैक्स आता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो सैलरीज पर्सन होते हैं या जिनको जो वेजेस वगैरह मिलती है, ठीक है ना, तो वो उनके बदले जो टैक्स देते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल टैक्स कहते हैं। फिर आता है हमारा कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। तो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में क्या होता है, ये कॉर्पोरेट प्रोफाइल के जो लोग होते हैं, ठीक है ना, उनसे लिया जाता है। फिर आता है हमारा प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है रियल एस्टेट और जो भी प्रॉपर्टी वगैरह होती है उस पर जो गवर्नमेंट लगाती है उसे कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स। फिर आता है वेल्थ टैक्स। तो वेल्थ टैक्स जो होता है कि इंडिविजुअल की जो वेल्थ होती है पूरी साल की उस पर लगाया जाता है। ठीक है ना, तो बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं जो इस टैक्स को भी क्या करती हैं, इंप्लीमेंट करती हैं। ठीक है, अगला फॉर्म देखते हैं जो हमारा है वो है इनडायरेक्ट टैक्स का होता है, यानी ये वो टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट हमें बिना बताए ले लेती है। ठीक है, नॉन
डायरेक्ट पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, यानी गवर्नमेंट ये बताती नहीं है, लेकिन जो भी हम सेल और परचेस चीजें करते हैं उस पर गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्ट हमसे टैक्स ले लेती है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो नॉर्मली जो हमारी कमोडिटीज और सर्विसेज होती है उनके बदले गवर्नमेंट उनके ऊपर साथ में अटैच करके लेती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे कुछ टैक्स जो आ जाते हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी हो गया, ठीक है ना। ये चार्ज जो होते हैं, गुड्स जो होते हैं वो इंपोर्ट वगैरह होते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं, तो उस पर जो गवर्नमेंट लेती है वो कस्टम ड्यूटी होती है, ठीक है ना। सर्विस टैक्स होते हैं, सर्विस प्रोवाइडेड जो टैक्स होते हैं वो भी एक तरह से होता है, जो सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है तो उस पर भी क्या होता है, अलग से एक टैक्स लगा दिया जाता है, सर्विस टैक्स। जो भी हम सर्विस वगैरह लेते हैं उस पर तो उसे कहते हैं सर्विस टैक्स, ठीक है ना। ऑक्ट्रोयरी टैक्स होता है, ये टैक्स वो होता है जो स्टेट टू स्टेट बेस लिया जाता है, नहीं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो लिया जाता है टैक्स उसे कहा जाता है गवर्नमेंट लेती है। तो ये नॉर्मली जो होता है वो ट्रांसपोर्टेड चीज पे लगाया जाता है, नहीं जो ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज अगर ट्रांसपोर्ट होती है तो उस पर ये टैक्स लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी इनडायरेक्ट होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है टैक्स का जो फॉर्म है, बहुत सारे टैक्स में बदलाव किए गए। पहले बहुत सारे हमारे यहाँ टैक्स होते थे, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्सों में बदलाव करके एक कॉमन टैक्स रखा जिसे जीएसटी कहा जाता है, गुड्स और सर्विस टैक्स, ठीक है ना। तो गुड्स और सर्विस टैक्स हमारे यहाँ जो इम्प्लीकेट किया गया है, जो आज हमारे यहाँ इंडिया में चलता है, तो इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया था वो 1 जुलाई 2070 में किया गया था। तो इसको नॉर्मली फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो जीएसटी में जो आधा आधा जो प्रोसीजर होता है उसमें आधा जो होता है टैक्स वो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, और जो आधा टैक्स होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है ना। यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलाकर एक टैक्स लेती है जिसे जीएसटी कहा जाता है, और बाद में ये दो पार्ट में भी क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जिनको समझना थोड़ा मुश्किल होता था, ठीक है ना, और लेन देन में भी काफी समस्या थी। तो इसलिए बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको एक जीएसटी टैक्स में इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ जीएसटी देखें तो क्या होती है हमारे पास, तो जीएसटी जो होता है जिसे हम एक कहते हैं सीजीएसटी, ठीक है ना, सेंट्रल जीएसटी, यानी ये जो होता है वो गवर्नमेंट डायरेक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके पास जो भी सेल्स या होती है, चाहे वो सर्विस की हो या सर्विसेज की हो या गुड्स की हो, तो उनपे जो होता है एक पार्ट जो होता है वो सेंट्रल जीएसटी के तहत गवर्नमेंट के पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। दूसरा जो होता है वो एसजीएसटी होता है, यानी स्टेट जीएसटी होता है, यानी इसमें जो भी सेल्स होता है सामान चाहे गुड्स और सर्विसेज, उस पर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है एक टैक्स का पार्ट जो होता है उनके पास जाता है जीएसटी में से, ठीक है ना। तो इसे कहा जाता है स्टेट जीएसटी। फिर आता है हमारा आईजीएसटी होता है, ठीक है ना। तो ये जो होता है नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती है, एक तरह से देखें इंटरस्टेट के तहत, ठीक है ना। जो भी सेल्स होते हैं दो स्टेट्स के बीच में जो भी इंपोर्ट्स वगैरह होता है तो उस पर लिया जाता है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ जो जीएसटी है वो इस तरह से ली जाती है टैक्स के रूप में। अब समझते हैं कि जो हमारा टैक्स होता है, ठीक है ना, तो पर्सनल टैक्स की प्लानिंग कैसे करनी पड़ती है, यानी जो टैक्स हम अदा करते हैं, जो इंडिविजुअल टैक्स अदा करता है, कोई बिजनेस पर्सन टैक्स देता है, तो उस पर प्लानिंग करना क्यों जरूरी होता है, ठीक है ना। ये टैक्स प्लानिंग होती क्या है। देखो टैक्स प्लानिंग होती है कि कोई भी अगर एक इंडिविजुअल हो गया या कोई भी ऑर्गेनाइज हो गया, ठीक है ना, तो उसको अपने जो भी फाइनेंशियल अफेयर होते हैं, ठीक है ना, तो उसे क्या करना पड़ता है, अपनी जो भी लायबिलिटी होती है मिनिमाइज करना पड़ता है टैक्स के रूप में, ठीक है ना। क्योंकि एक लीगल फ्रेमवर्क है, हम जो भी काम कर रहे हैं यानी जो भी हमारी इनकम है उस इनकम के ऊपर हमें क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, ठीक है ना। और अगर टैक्स ना दे तो उस पर पेनल्टी भी लगती है। तो इसलिए गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई पूरे साल जो हमने एक इफिशिएंट तरीके से जो भी हमने कमाया, ठीक है ना, या जो भी हमारी इनकम हुई, ठीक है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को एक पार्ट देना पड़ता है। इसलिए हमें टैक्स का क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो टैक्स मैनेजमेंट इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि हम इस तरह से अपना जो भी एसेट होते हैं, जो भी हमारी इनकम होती है, इस तरह से यूज करें ताकि हम उसको क्या कर सके, इन्वेस्टमेंट करके या जो भी चीज करके टैक्स में क्या कर सके, अपना एक्सपेक्टेशन ले सकें, डिडक्शन ले सकें, रिबेट ले सकें या रिलीफ ले सकें, ठीक है ना। यानी हम क्या कर हम हमारी जो भी इनकम है उस इनकम को इस तरह से यूज करें ताकि हमें टैक्स के बेनिफिट भी मिले। तो इसलिए हमें क्या होता है, टैक्स की प्लानिंग करना जरूरी हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं उसके, टैक्स प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी किस लिए हम टैक्स प्लानिंग करते हैं। तो नॉर्मल ये होता है कि भाई पहले अगर चीज देखें तो इसमें हमें मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी, यानी हमारी जो टैक्स की जो लायबिलिटी यानी जो देता है उसको हमें कम करना होता है। यानी हम ऐसे मैनेज करें कि हमें भाई ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं कि टैक्स हमें कम देना पड़े, ठीक है ना। तो कॉम्प्लिकेशन होता है क्योंकि अगर हमने भाई इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर टैक्स नहीं देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, रो और रेगुलेशन के तहत देखना पड़ेगा उसे। अगर हम नहीं करते हैं तो हम क्या कर सकते, हमें क्या हो सकता है, हमारे ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है, या हमें हमें और भी चीजों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है ना। लो रेगुलेशन देखना पड़ता है, तो इसलिए जरूरी है भाई इंश्योर करना पड़ता है कॉम्प्लिकेशन कि हमें भाई ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है एक तरह से कि हमारी जो भी हमारे पास इनकम है उस इनकम का एक जो पार्ट है जो हम टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को दें, ठीक है ना। तो ये भी ऑब्जेक्टिव हमें देखना पड़ता है।
ऑप्टिमाइज फाइनेंस एफिशिएंसी, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेटजी के यानी हमें जो टैक्स देना है उसके लिए हम स्ट्रेटजी बनाते हैं कि किस तरह से भाई जो हम टैक्स दें ताकि हमारा जो हमने इनकम जनरेट करी है, तो हम एक ऐसे फाइनेंशियल गोल्स को देखते हैं कि भाई कि हम सेविंग करें या इन्वेस्टमेंट करें जिससे हमारा टैक्स में क्या हो, कुछ राहत मिल जाए। तो ये भी ऑब्जेक्टिव होता है, देखना पड़ता है भाई कि हम हमारी जो इतनी इनकम है वो डायरेक्ट टैक्स के रूप में ना जाके हम ऐसा सेविंग और इन्वेस्टमेंट करें ताकि हम कुछ टैक्स में रिलीफ मिल सके हमें, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज टैक्स बेनिफिट, ठीक है ना। तो हम अलग अलग तरह से क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी रिसोर्सेज हैं या जो भी हमारी इनकम है उनको इन्वेस्टमेंट या और तरीके से यूटिलाइज करके हम क्या कर सकते हैं, टैक्स में डिडक्शन दे सकते हैं, ठीक है ना। क्रेडिट्स और एग्जाम्पशन जो होती है उनको कम यानी छूट ले सकते हैं। तो टैक्स पेयर क्या कर सकता है, एडवांटेज ले सकता है अलग अलग तरीके से, अगर वो ढंग से टैक्स के फायदों को समझ जाए तो, ठीक है ना, या उससे किस तरह से हम रिलीफ वगैरह ले सकते हैं उसको समझे तो टैक्स की प्लानिंग की जरूरत क्या है, यानी किस लिए हमें टैक्स लेना पड़ता है। तो जैसा हमने देखा है कि भाई हमारी जो भी फाइनेंशियल चीजें होती हैं, यानी जो भी हमें फाइनेंशियल जो भी हमारे पास एसेट आते हैं या जो भी हमारे पास इनकम आती है, ठीक है ना, तो उसे हमें क्या करना पड़ता है कि उस इनकम को एक पार्ट के रूप में टैक्स के रूप में हमें देना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो हम कैसे उस इनकम को इन्वेस्टमेंट और चीज के जरिए, ठीक है ना, हम क्या कर सकते हैं कि अपने टैक्स को जो है वो कम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टैक्स की जो लाइबिलिटी है उसको किस तरह से कम कर सकते हैं, अपनी सेविंग को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, और इन्वेस्टमेंट कैसे और ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना, जो भी हमारे फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको कैसे पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने रिसोर्स को किस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं, या हम किस तरह से फाइनेंस स्टेबिलिटी ले सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात होती है पीस ऑफ माइंड, यानी हम अपने टैक्स को इस तरह से इंट्रोड्यूस करें या इस तरह से हम उसको मैनेज करें ताकि हमें ये डर ना रहे कि भाई आने वाले समय में कि हमें इस टैक्स ना देने की वजह से कुछ ट्रबल फेस करना पड़े, ठीक है ना। तो इसलिए प्लानिंग करना जो होता है वो जरूरी हो जाता है। तो टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, तो देखा जाए तो तीन टाइप्स ऑफ टैक्स होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ टैक्स होते हैं। तो पहले हम देखते हैं प्रोमेक्सिटी या ड्यूरेक्शन ऑफ टैक्स प्लानिंग, यानी हमें जो टैक्स की प्लानिंग करनी पड़ती है वो देखना पड़ता है कि भाई हमारे टैक्स प्लानिंग क्या है। तो टैक्स प्लानिंग दो एनुअल भी हो सकती है, यानी हम एनुअल एक एम रखते हैं जो भी हमारी इनकम है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं टैक्स देते हैं, ठीक है। तो उसे हम शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग भी कह सकते हैं कि जो भी हमारे एक इनकम है साल में हमने जो भी जनरेट करी है तो एक एनुअल जो भी गवर्नमेंट को टैक्स देना है तो उस हिसाब से हम उसको देते हैं। तो एक तरह से एक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है ना। अदर हैंड जो होता है कि हम देखें तो टैक्स प्लानिंग जो करते हैं एक लॉन्ग पीरियड के लिए होती है हमारी, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या करना होता है, इमीडिएट पेमेंट करनी होती है। यानी हम जो अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो इमीडिएट पेमेंट का मतलब भाई मैं साल के अंदर उसमें पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन लॉन्ग टर्म होता है तो हम क्या करते हैं, लॉन्ग प्लानिंग करते हैं लंबे समय के लिए, भाई हम किस तरह से अपने पैसे को ऐसे मैनेजमेंट करें ताकि जो हमारा टैक्स हो वो भी क्या हो, बचा रहे, और जो हमारे पैसे बन रहे हैं वो भी क्या हो, उनमें हमें कम से कम टैक्स देना पड़े, जैसे हम पीएफ वगैरह सब चीजें करवा लेते हैं। तो ये जो आते हैं हमारे एक लॉन्ग प्लानिंग के तहत आते हैं ताकि हमारे टैक्स को क्या हो, कम किया जा सके, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है ऑथराइज्ड टैक्स प्रिपरेशन, यानी जो भी हम टैक्स, देखो टैक्स देना जरूरी है क्योंकि ये जो होता है जो भी हमारी कंट्री है उसके अंदर एक कुछ लॉ बनाए गए हैं, उस लॉ के अंतर्गत हमें टैक्स देना ही पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या होनी चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से हम भाई मैनेज कर सकते हैं अपने टैक्स को। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं अगर हमें जानकारी अच्छे से है, नहीं तो हम उसके लिए और भी जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है उनसे कर सकते हैं, जैसे सीए वगैरह होते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारे जो भी टैक्सेशन लॉ वगैरह होते हैं, जो प्रोविजन वगैरह होता है वो अच्छे से समझते हैं और वो हमें क्या कर सकते हैं, बेनिफिट दिला सकते हैं इसके अंदर, टैक्स के अंदर, ठीक है ना। आगे देखते हैं प्रोसेसिव टैक्स प्लानिंग। तो प्रोसेसिव जो टैक्स प्लानिंग होती है इसके अंदर क्या करना पड़ता है, हमें पहले से एक गोल तय करना पड़ता है कि भाई किस तरह से हम अपने जो भी टैक्स वगैरह हैं उसको किस तरह से हम सेव कर सकते हैं। तो जो हमारा प्रोस्पोसिव टैक्स प्लानिंग है इसके तहत हम ये भी कर सकते हैं कि भाई कि हम डाइवर्सिफिकेशन कर दें, यानी हम अपने एसेट को इस तरह से, अपने आय को इस तरह से यूज करें ताकि हम क्या कर सके, ऐसा रेवेन्यू जो भी हमारा है उसको हम क्या कर सकें, यानी हमारी जो रेवेन्यू है, ठीक है ना, उसको हम क्या कर सके, कम कर सके। यानी हम क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पर अगर हम क्या करते हैं अपना जो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा टैक्स है उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यानी बहुत सारे हम ऐसे लक्ष्य बना सकते हैं एक तरह से कि हम अपने जो भी टैक्स वगैरह हैं उनको कुछ कम कर दें और जो हमें इससे जो है फाइनेंशियल फायदा जो है वो ज्यादा हो, तो ठीक है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसे। आगे देखते हैं पर्पस ऑफ टैक्स प्लानिंग, यानी जो हमारा टैक्स है उसकी प्लानिंग क्या होती है, यानी किस वजह से हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसा हमने देखा था भाई कि टैक्स प्लानिंग करना जरूरी हो जाता है क्योंकि टैक्स हमें देना ही होता है और हमें टैक्स देने के साथ जो भी हमारा बर्डन वगैरह होता है उसको कम करना पड़ता है, और हम कोशिश करते हैं कि भाई जो भी हमारा इनकम है उस इनकम के हिसाब से हम इस तरह से टैक्स को मैनेज करें ताकि हमें हमारी जो भी नीड्स और जरूरतें हैं उनको भी हम क्या कर सके, पूरा कर सकें, ठीक है ना। तो इसलिए जब हम टैक्स अदा करते हैं तो उस टाइम हम कुछ गोल्स भी रखते हैं, ठीक है, जैसे कि लोअर टैक्स ऑब्लिगेशन, ठीक है, हमें जो टैक्स देना है उसको क्या कर सके, हम ढंग से मैनेज कर सके,
ठीक है ना। तो लोअर टैक्स ऑब्लिगेशन का मतलब यही हो गया कि हम क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा अपने टैक्स को क्या कर सके, कम कर सके, ठीक है ना, देयता को कम कर सके। इन्वेस्टमेंट दैट यील्ड रिजल्ट, ठीक है ना, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें जिससे हमें क्या हो, ज्यादा फायदा हो, इकोनॉमिक्स एक्सपेंशन हो, यानी जो भी हम इकोनॉमिक जो हम देख रहे हैं हम एक्सपेंशन कर सके, बढ़ा सके अपनी इकोनॉमी को, ठीक है ना। रिड्यूस ऑफ लिटिगेशन, यानी कि जो भी हमारे कानून से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं उनसे हम दूर रह सकें। स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी, हम अपनी अर्थव्यवस्था को क्या कर सके, इकोनॉमी को क्या कर सके, स्टेबल कर सके, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्लानिंग करके, टैक्स प्लानिंग करके इन सब चीजों को जो ये गोल है हमारे, इनको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हाउ टू गेट स्टार्ट विद द टैक्स प्लानिंग, ठीक है ना। तो टैक्स प्लानिंग कैसे स्टार्ट करी जाए, तो हमने पहले भी समझा है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, एक मंथली या एनुअली इनकम जो भी हमारी है उस एक्यूरेसी के हिसाब से हम क्या कर सके, टैक्स प्लानिंग शुरू से ही कर लें, ठीक है ना। और जो भी हमारी टैक्सेबल इनकम है हम उनको पहले से क्या कर लें, कंपेयर कर लें, ठीक है ना, और कॉम्पोजिशन कर लें भाई कि कहाँ हमें टैक्स देना है, कहाँ नहीं देना है, ठीक है ना, पहले से निश्चित कर लें। और कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करके किस तरह से हम अपने टैक्सेशन को और कम कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो भी हमारी अवेयर रहे कि भाई हमें कहाँ किस जगह हमें टैक्स देना है वो समझना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। और किस तरह से है जो है हम कहाँ जो है अपने जो भी हमारा अमाउंट है इनकम का, उस इनकम को टैक्स के दायरे से कैसे कम कर सकें, या फिर हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर दें ताकि हमारा जो पैसा टैक्स के रूप में जा रहा है वो कहीं इन्वेस्टमेंट में जाए और वहां से भी क्या कर सकें, हम अपने टैक्स को कम कर सकें, ठीक है ना। तो हमें जो भी स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट के उनको ढंग से देखना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम देख लें कि अगर हम क्या कर देते हैं, अगर हमें टैक्स से रिलीफ चाहिए तो हम क्या करते हैं, अपनी फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, क्योंकि जो फिक्स डिपॉजिट होता है वो इक्वल हो जाता है हमारी इनकम के, जो भी टैक्स मिलेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इनकम के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, प्लानिंग करके अपने टैक्स को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अब देखते हैं छूट, ठीक है ना, एग्जम्पशन यानी छूट। टैक्स जो होता है हमें, जो हमें टैक्स देना पड़ता है उसमें हम छूट कैसे ले सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं हमारे, टाइप्स ऑफ रेवेन्यू जो हमारे यहाँ जनरेट होते हैं, जो भी रेवेन्यू लिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्लोज है सेक्शन 10 के तहत जिसमें हमें क्या मिलती है, टैक्स में डिबेट मिल सकती है, ठीक है ना, यानी छूट मिल सकती है एक तरह से देखा जाए तो इसके अंदर भी क्या होता है कि हमें देखना पड़ता है कि भाई कि हमारी जो इनकम है वो किस तरह से जनरेट की गई है, क्या वो हमारी जो इनकम है वो टैक्सेबल इनकम के अंदर आती है या नहीं आती है, या फिर किस तरह से हम और इनकम को, ग्रोस इनकम को, जो भी हमारी टोटल ग्रोस इनकम है उसको किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं कि भाई हमें किस तरह से उसमें छूट मिल जाए। तो इसके लिए भी चैप्टर 4A जो है जिसके अंदर इनकम को कैलकुलेट करके और कहाँ कहाँ हम क्या कर सकते हैं, एग्जम्पशन ले सकते हैं, ये सब चीजें हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक सैलरी जो एम्प्लॉयड होता है वो किस तरह से एग्जम्पशन ले सकता है, ठीक है ना। तो कैसे ले सकता है, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है ना, यानी एक अगर एम्प्लॉय है वो क्या करता है भाई, रेंटल घर पे ले रहा है, तो उसकी इनकम का एक जो पार्ट है वो कहाँ जाता है, वो जाता है, एक पार्ट जो जाता है वो हाउस जो एक्सपेंस होता है उसके ऊपर जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसके लिए भी बेनिफिट देती है, ठीक है ना, तो टैक्स बेनिफिट देती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी काफी एक्ट बनाए गए हैं, उस एक्ट के तहत अगर कोई जो सैलरी एम्प्लॉयड पर्सन है वो रेंट पर रह रहा है तो उसको एचआरए के तहत क्या दिया जाता है, टैक्स रिलीफ दी जाती है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि अगर रेंट पेड लेस देन 10% है तो उसमें सैलरी प्लस डीए के साथ उसे 10% छूट दे दी जाती है। और टोटल जो है एचआरए है वो जो रिसीव जो होता है वो एम्प्लॉयर को, उस पर भी छूट दे दी जाती है। साथ ही 40% जो सैलरी की जो छूट दी जाती है वो नॉन मेट्रो जो जगह होती है वहां दी जाती है, और 50% जो छूट दी जाती है वो मेट्रो सिटीज में दी जाती है, ठीक है ना, एचआरए के रूप में, ठीक है। और अगर एक्चुअल रेंट शुल्ड भी उसका जो होता है वो 10% जो होता है रिलैक्स दिया जाता है, जो बेसिक सैलरी और डीए के साथ होता है, ठीक है ना। और जो हमारे लीव ट्रैवल अलाउंस होते हैं उनके ऊपर भी क्या दिया जाता है, डिडक्शन दिया, छूट दी जाती है टैक्स के ऊपर, ठीक है ना। तो लीव ट्रैवल जो हमारा एग्जम्पशन क्या होता है, यानी जो हम ट्रैवल करते हैं उसके ऊपर भी हमें कुछ छूट मिलती है, तो वो क्या होता है, तो इसके अंदर हमें डोमेस्टिक ट्रैवल ओनली, यानी कि अगर हम देश के अंदर ही ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पे छूट दी जाती है। साथ में हमें रेलवे, एयरवेज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होता है इनका हमें यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। और एक चीज और याद रखना भाई, एक्चुअल जर्नी इज मस्ट, यानी जर्नी जो होनी चाहिए, ऐसा नहीं हम फेक नहीं बना सकते, ठीक है ना, क्योंकि जो भी हमारे टिकट्स वगैरह हैं वो सब शो करनी पड़ती है इसकी, ठीक है ना। तो एम्प्लॉय जो होता है, एक और चीज याद रखनी पड़ती है इसमें कि एम्प्लॉय जो होता है या तो अलोन जा सकता है या फिर अपनी फैमिली के साथ जा सकता है, ठीक है ना, तब जाके उसको क्या मिलेगा, छूट दी जाती है इसके अंदर। स्टैंडर्ड डिडक्शन, कुछ छूट जो होती है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत दी जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी एक फिक्स अमाउंट होता है सैलरी का, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, डिडक्ट कर दिया जाता है ग्रोस सैलरी के अंदर टैक्सेबल इनकम। यानी गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई जो ऐसे सैलरीड एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है ना, जिनका पता होता है भाई इनके साल की सैलरी इतनी है, तो वो क्या होता है पहले से ही तय कर दिया जाता है भाई कि इस तरह से क्या होगा आपका जो डिडक्शन होगा सैलरीज के अंदर, ठीक है ना। तो 2018 के बजट के अंदर देखे 2080 में जो एम्प्लॉय थे उनको क्या मिलता था, जो पूरे साल में
का जो एक टैक्स होता था, उसके अंदर जो होता था वो 40,000 की छूट दी जाती थी, 14,000 की छूट मिलती थी। लेकिन वो जो होती थी नॉर्मली ट्रैवल और हेल्थ पे दी जाती थी। बाद में 2019 में जो बजट आया उसके अंदर इसकी जो प्राइस था वो 15,000 कर दिया गया है, ठीक है ना। तो पहले जो 14,000 छूट होती थी वो 15,000 छूट के तहत 29 में बजट के अंदर कर दी गई है, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। फिर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 89(1) और 10(c), ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक सैलरी जो भी एडवांस में जो दी जाती है उसके ऊपर भी क्या होता है, कुछ टैक्स रिलीफ दिया जाता है, जिसे सेक्शन 89(1) के तहत बताया गया है। और ऐसे ही कुछ टैक्स जो होते हैं वो कंपनसेशन ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट के टाइम पे भी दिए जाते हैं, जो सेक्शन 10(c) के अंडर आता है, ठीक है ना। तो और भी गवर्नमेंट बहुत सारी जो सेविंग स्कीम है, ठीक है ना, तो उसके अंदर भी डिटेक्शन देती है। जो सैलरी इंडिविजुअल होते हैं तो उनके अंदर भी टैक्स में बहुत सारी सेविंग दी जाती है, कवर करी जाती है, जैसे 80C, 80CCC, 80CCD, 88D, ठीक है ना। इनको हम आगे देखेंगे विस्तार से। अदर एग्जाम्पशन, इनके अलावा कुछ और चीजें हैं जिनमें छूट दी जाती है, जैसे एक्सेम्पशन ऑफ रिसिप्ट वॉलेंट्री रिटायरमेंट। तो हमने देखा था भाई वॉलेंट्री रिटायरमेंट में भी 10TC के तहत गवर्नमेंट क्या होती है वो छूट देती है। रूल 2A के तहत लगभग जो 5 लाख है उसके अंदर क्या जाता है, टैक्स में रिलीफ दी जाती है, ठीक है ना। पेंशन के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं, पेंशन वैसे सैलरी जो होती है टैक्सेबल होती है, लेकिन कुछ जगह जो इनको छूट भी दी जाती है, ठीक है ना। ग्रेजुएटी के अंदर भी कुछ रिटायरमेंट जो बेनिफिट होता है, ग्रेजुएटी होती है जो लगभग 5 साल अगर कोई कहीं पे काम करता है उसके बाद अगर सर्विस से रिटायर होता है तो उसको क्या दिया जाता है, ग्रेजुएटी दी जाती है। तो उसके अंदर भी कुछ टैक्स ट्रीटमेंट होती है, उसके अंदर भी कुछ छूट दी जाती है, लेकिन उसके अंदर देखना पड़ता है कि भाई कि ग्रेजुएटी के अंदर एम्प्लॉय के पास कवरेज कितना है और उसकी पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी कितनी है। तो उस ग्रेजुएटी एक्ट के तहत जो भी रिलैक्सेशन मिलती है वो दी जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं लीव एनहेंसमेंट। तो लीव यानी कि जो पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन है जो लीव लेता है और लीव के बदले जो उसको पैसा मिलता है, तो उस पर भी जो कुछ छूट दी जाती है। जैसे लेबर लॉ कहता है कि भाई कोई अगर एक बंदा है, इंडिविजुअल है, जिसने पूरे साल काम किया, ठीक है ना, तो काम किया, उसकी कुछ लीव थी, छुट्टियां भी जो हर साल दी जाती हैं, उन छुट्टियों को उसने नहीं लिया और फिर भी काम किया, तो उसको क्या हुआ, उसको एक अमाउंट पेड किया गया, ठीक है ना। तो ये जो अमाउंट पेड किया जाता है अनसेड लीव के द्वारा, ठीक है ना, तो इन पे भी गवर्नमेंट क्या होती है कि जो रिटायरमेंट होते हैं और एम्प्लॉय होते हैं जो लीव के टाइम में जो इनको ये पैसा वगैरह दिया जाता है, तो इन पे भी कुछ छूट दी जाती है, गवर्नमेंट जो होती है वो देती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं रिम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल हु आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, सेक्शन 10(6). यानी अगर मान लीजिए कोई इंडिया का ही पर्सन नहीं है, वो इंडिया में रह रहा है, तो उसको भी क्या छूट मिलती है, तो उसको भी छूट दी जाती है। जैसे फॉरेन स्टेट एम्बेसीज में अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो टैक्स, तो सेक्शन 10(6) सेकंड के तहत उसको छूट दी जाती है, ठीक है ना। तो ये देखना होता है भाई कि वो एम्बेसी के अंदर जो है वो हाई कमीशन, लिगेशन या कमीशन, कॉन्सुलेट या ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव किस रूप में जो है एक स्टाफ मेंबर के रूप में जो है काम कर रहा है, तो उसकी देखा जाता है भाई वो कहाँ पे काम कर रहा है और किस हिसाब से काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से उसको छूट दी जाती है। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि भाई जो कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल एम्प्लॉय हो, ठीक है ना, और सैलरीज एम्प्लॉय हो गवर्नमेंट में, ठीक है ना, और वो फॉरेन नेशन का जो बंदा हो वो काम कर रहा हो यहाँ पर, ठीक है ना, ये भी देखा जाता है, ठीक है ना। और इसके अंदर ये भी चीज देखी जाती है कि जो स्टाफ है वो शुड बी नॉट बी इन्वॉल्व अदर बिजनेस, यानी कोई और बिजनेस और प्रोफेशन इंडिया के अंदर ना कर रहा हो, ठीक है ना, वो सिर्फ ऑफिशियल्स का ही काम कर रहा हो, ये जरूरी है, ठीक है ना। तो टैक्स सिस्टम जो होता है, तो और अगर दूसरी बात करें तो जो कॉम्पनसेशन मिलता है फॉरेन नेशनल रिसीवर को, ठीक है ना, फॉरेन कंपनी में जो काम कर रहा होता है उनको भी कुछ सर्विसेज के अंदर टैक्स में छूट दी जाती है, ठीक है ना। तो उसमें इसमें ये देखना पड़ता है भाई वो सर्विसेज कर रहा हो, वो किसी ट्रेड और एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, और लगभग 90 डेज के अंदर भारत के अंदर जो वो काम कर रहा हो, और ठीक है ना। तो इसके अंदर जो देखा जाता है एम्प्लॉयज जो भी इनकम होती है उसके एक्ट के तहत जो भी टैक्सेस में बेनिफिट वगैरह है वो चीज दे दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम अकाउंट ऑफ डिजास्टर सेक्शन, ठीक है ना, 10(10)BC, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है कि मान लो अगर कोई डिजास्टर यानी कोई अनहोनी हो जाती है, तो उसके अंदर भी गवर्नमेंट क्या करते हैं, किसी पर्सन को या उसके जो भी बेनिफिशियरी होती है, तो जो भी ट्रेजेडी वगैरह के टाइम में गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ अनहोनी के टाइम में टैक्स बेनिफिट देती है, ठीक है ना। तो फेडरल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो क्या होते हैं, ऐसे कुछ कंपनसेशन जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, परमिट देते हैं, ठीक है ना, चाहे वो डैमेज लॉस वगैरह हो गया, ठीक है ना। तो उसके अंदर तुम्हारा जो भी कैटास्ट्रोफ ट्रेजेडी हो गई, क्लाइमेट की वजह से हो गया, सीरियस एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना, तो जो भी एक्सीडेंट या केयरलेस या जो भी नेचुरल ऑफिशियल आर्टिफिशियल कॉसेज होते हैं उनके तहत क्या होता है, छूट दी जाती है टैक्स के अंदर, ठीक है ना। तो ये भी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं।
आगे देते हैं डिडक्शन, ठीक है ना। जो हम टैक्स देते हैं उस टैक्स के अंदर जो होता है छूट के साथ कुछ डिडक्शन होती है, ठीक है ना। तो डिडक्शन अपने आप करी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये डिडक्शन जो होती है वो क्लॉज 10 के अंदर दिया गया है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग जो भी जरूरत के हिसाब से होता है वहां पे टैक्स में डिडक्शन देती है। तो इसके लिए बहुत सारे टैक्स एक्ट जो एक्ट प्रोवाइड करवाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट बताती है कि भाई अगर आप इन कुछ कामों में जैसे सेविंग, इन्वेस्टमेंट और सर्टन टाइप्स के जो भी एक्सपेंडिचर पे अगर आप खर्च करते हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन सब चीजों में टैक्स में जो भी इंडिविजुअल या जो भी सोसाइटी से संबंधित चीजें हैं तो उसके अंदर क्या करती है, वो टैक्स पे जो होती है वो बेनिफिट देती है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो डिडक्शन जहां दी जाती है। तो एक हमारा आता है सबसे पहला सेक्शन 80C, इसमें आता है इन्वेस्टमेंट और सेविंग। इसमें जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, जो मैक्सिमम डिडक्शन गवर्नमेंट करती है वो 1.5 लाख पर ईयर करती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए, इलिजिबल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और एक्सपेंडिचर होना चाहिए, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट और खर्चा होना चाहिए। तो इसके अंदर हमारा आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड हो गया, ठीक है ना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स हो गए, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम हो गई, होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट हो गई, ठीक है ना, ट्यूशन फीस हो गई बच्चों की, और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्कीम हो गई, फिक्स डिपॉजिट हो गए 5 साल के जो होते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गई। तो ये सारे जो होते हैं इसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स डिडक्शन करके देती है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 80C तो ये कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। तो पेंशन फंड के तहत जो डिडक्शन दी जाती है, तो इसके अंदर जो मैक्सिमम डिडक्शन होता है 1.5 लाख के अंदर होता है, जो भी लिमिट होती है 80C के तहत, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि पेमेंट जो होती है एक एन्युटी प्लान होता है, इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू दिलाया जाता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो होता है वो टैक्स बेनिफिट दिया जाता है। 3 देखते हैं सेक्शन 80C डिड कॉन्ट्रीब्यूट टू पेंशन स्कीम के तहत दी जाती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो भी डिडक्शन होता है देखा जाए तो एम्प्लॉय जो भी कंट्रीब्यूट करता है पेंशन सिस्टम के अंदर, तो उसके अंदर डिडक्शन जो होता है वो 10% सैलरी का दिया जाता है, ठीक है ना, और 20% जो होता है वो ग्रोस टोटल इनकम का दिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि भाई किस तरह से इनकम है। तो देखा जाए तो 1.5 लाख तक जो होता है इसके अंदर डिडक्शन जो देखने को मिलता है हमें। तो सेक्शन 80CC1B के एडिशनल डेडिकेशन देखने को मिलता है, इसके अंदर 15,000 का मिलता है एनपीएस के तहत हमें, ठीक है ना। तो इसमें ये जो है टैक्स डिडक्शन गवर्नमेंट कर देती है हमें। फिर आता है सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर भी डिडक्शन मिलता है हमें। तो इसमें सेल्फ, स्पाउस या चिल्ड्रन का हो सकता है लगभग 25,000 तक का, 25,000 का। सीनियर सिटीजन को जो मिलता है वो 50,000 तक मिलता है, ठीक है ना। पेरेंट्स जो होते हैं उनको 25,000 तक का दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अंदर 15,000 का दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है इसके अंदर तक भी डिडक्शन दी जाती है। फिर आता है सेक्शन 80DD, इसमें मेंटेनेंस और मेडिकल ट्रीटमेंट डिसेबल डिपेंडेंट को दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो नॉर्मल डिसेबिलिटी होती है उसमें 75,000 की दिया जाता है, और सर्वर डिसेबिलिटी में 80 या मोर दिया जाता है इसके अंदर। तो 1,25,000 से आज तक जो डिडक्शन होता है। आगे देखते हैं सेक्शन 80D मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्पेशल डिसीजेज। अगर कोई स्पेसिफाइड डिसीजेज है तो उसके अंदर भी सेल्फ डिपेंडेंट्स को जो 60 साल से नीचे के उनको 14,000 का डिडक्शन होता है, और जो सीनियर सिटीजन है उनको लगभग 1 लाख का डिडक्शन मिलता है। सेक्शन 80E इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन के ऊपर होता है। तो एजुकेशन लोन के ऊपर भी डिडक्शन दिया जाता है 80E के तहत। तो इसके अंदर देखा जाता है भाई कि क्या अपर लिमिट कुछ नहीं होती है, यानी कि जो भी एजुकेशन के तहत दिया जाता है उसके अंदर टैक्स बेनिफिट दे दिया जाता है। सेक्शन 80EE इंटरेस्ट ऑन होम लोन के ऊपर भी दिया जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसमें मैक्सिमम डिडक्शन जो होता है वो 15,000 का होता है, ठीक है ना। और वो देखना पड़ता है भाई, डिडक्शन 2 लाख तक का भी हो सकता है अंडर सेक्शन 24। वो इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि टैक्स जो होम लोन के तहत किस तरह से दिया जा रहा है, तो उसके तहत भी डिडक्शन जो हो जाता है। सेक्शन 80G के तहत डोनेशन और जो चैरिटी भी होती है उसके अंदर भी डिडक्शन मिलता है। तो एलिजिबिलिटी क्या होती है भाई, आपको स्पेशल फंड को जो होता है वो डोनेशन में देना पड़ता है, रिलीफ में देना पड़ता है। तो इसमें आपको 50% से 100% का जो डोनेशन अमाउंट होता है उसका जो होता है आपको क्या मिल जाता है, डिडक्शन मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसकी भी एक लिमिट होती है, और वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हिसाब से छूट दी जाती है। सेक्शन 8GG रेंट पेड, ठीक है ना, यानी जो रेंट पेड करते हैं एचआरए के तहत उसमें भी डिडक्शन मिलता है। जैसे हमने देखा था 5,000 पर मंथ और 25 जो टोटल इनकम होती है उसका मिलता है, ठीक है ना। कंडीशन ये होनी चाहिए कि भाई कि उसको जो है एचआरए जो है वो मिल नहीं रहा हो, ठीक है ना। अगर एचआरए नहीं मिल रहा है तब उसको क्या मिलता है, डिडक्शन मिल जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको डिक्लेरेशन फॉर्म 10 बीए के तहत भरना पड़ता है, फिल करना पड़ता है, और उसके अंदर उसको क्या मिलता है, मिल जाती है डिडक्शन। फिर देखते हैं सेक्शन 8GGA, तो डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो एलिजिबल डोनेशन होती है उसके अंदर तो जो भी साइंटिफिक रिजर्व वगैरह होती है उसके अंदर टैक्स डिडक्शन दिया जाता है। उसके अंदर लगभग 100% तक का जो है अमाउंट होता है उसका डिडक्शन दिया जाता है।
सेक्शन 80 जीजीसी कंट्रीब्यूट टू पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को भी जो उनके जो ट्रस्ट वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड वगैरह होते हैं, उसके तहत जो होती है वो छूट दी जाती है, और लगभग इसकी जो डोनेशन की जो वो 100% दिया गया, इसके अंदर डिडक्शन है, जो भी अमाउंट होता है उसका 100% डिडक्शन दिया जाता है। फिर देखते हैं सेक्शन 80 TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट पे भी जो होता है मैक्सिमम रिडक्शन जो होता है वो 10,000 का दिया जाता है। तो इंटरेस्ट अर्न जो करते हैं सेविंग अकाउंट पे, वो भी जो होता है उसमें बैंक, पोस्ट ऑफिस या जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, तो उसके तहत जो होता है वो रिडक्शन दिया जाता है। सेक्शन 80 TTB इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर सीनियर सिटीजन के लिए भी मैक्सिमम रिडक्शन मिलता है। 15,000 के लिए 15,000 दिया जाता है इनको, ठीक है। और एलिजिबल जो होता है वो भी होता है कि भाई कि सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट और जो भी बैंक, पोस्ट ऑफिस और जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ठीक है ना, उन सब को जो है तहत इस टैक्स रिडक्शन दिया जाता है। फिर देखते हैं जो हमारा टैक्स होता है, तो टैक्स हम फिल कैसे कर सकते हैं। जो इनकम टैक्स है या जो भी टैक्स है उसको फिल कैसे किया जाता है। तो आजकल जो टैक्स फिलिंग है वो ई फिलिंग के द्वारा यानी इंटरनेट के द्वारा हम उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपना जो भी टैक्स रिटर्न है वो सबमिट कर सकते हैं ई के द्वारा। इसके अंदर क्या करना होता है, हमें एक इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। हम टैक्स की जो वेबसाइट है, ई फिलिंग वेबसाइट है, उस पर जा सकते हैं, कोई भी टैक्स पेयर जा सकता है और वहां पर जाके क्या कर सकता है, अपना टैक्स जो है वो फिल कर सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि भाई स्पीड मिल जाती है, सिक्योरिटी मिल जाती है और कन्विंस मिल जाता है टैक्स पेयर को, क्यों भाई उसे इधर उधर जाना नहीं पड़ता, धक्के नहीं खाने पड़ते, ठीक है ना, और कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं पड़ती है, सब ऑनलाइन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा तरीका टैक्स पे करने का। तो जितने भी टैक्स फिलिंग होती है, यानी जो भी फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर होता है, वो टोटल इनकम जो भी आपकी होती है उसके अकॉर्डिंग जो भी टैक्स बनता है या जो भी डिडक्शन मिलती है उसके हिसाब से करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, अपना एक इनकम टैक्स जो होता है वो हर साल जो होता है वो भरना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या करते हैं, इनकम टैक्स के अंदर जो भी मीडियन चीज होती है, यानी जो भी आपने पर ईयर जितनी भी आपकी इनकम रहती, जो भी आप, तो उस सारी इनकम को क्या करते हैं आप एक डॉक्यूमेंट के तहत जनरेट करते हैं, और उसके बाद फिर उस पूरी रिपोर्ट के आधार पर आप क्लेम करते हैं जो भी आपको टैक्स रिफंड वगैरह चाहिए होता है, ठीक है ना। तो जो भी चीजें होती हैं वो सब क्या करते हैं, आप उसको फिल कर देते हैं। तो टैक्स पेयर क्या करता है, तो उसमें क्या होता है, टैक्स जो भी आप फिल करते हैं तो उसमें आपको रिटर्न भी मिल जाता है लगभग 5,000 का। आपको सॉरी, टैक्स पेयर जो होता है, अगर वो अब जो भी रिटर्न डेटा अगर उसने उस समय तक अगर फिल नहीं किया, तो उसको क्या करना पड़ सकता है भाई, जुर्माना भी देना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो वो 5,000 तक भी हो सकता है, और अगर उससे ज्यादा देखें तो लगभग 5 लाख तक का भी जुर्माना देना पड़ सकता है अंडर सेक्शन 23F के तहत, ठीक है ना। तो इनकम टैक्स भरना भी जरूरी होता है, नहीं तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगती है अगर वो अपना टैक्स ना जमा करे तो, ठीक है। तो स्टेप्स क्या है टैक्स के फिल करने के, अगर हम वेबसाइट पे जाते हैं तो वो ये पहले हम इनकम टैक्स की ई फिलिंग वेबसाइट पर जाएंगे, फिर वहां पर रजिस्टर्ड करेंगे, फिर जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है उसको फिल करेंगे, फिर जो भी सिलेक्शन मोड फिलिंग है उसको हम देखेंगे, फिर जो भी स्टेटस वगैरह उसको देखेंगे, उसके बाद जो भी आईटीआर फॉर्म है उसको भरेंगे, चाहे आपको आईटीआर फर्स्ट और आईटीआर जो 4 है उसके तहत फिल किया जाता है। फिर जो भी समरी मिल जाती है आपको टैक्स कंप्यूशन की, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसको देखने के बाद आप प्रोसेस कर देते हैं वैलिडेशन के, उसके बाद वैलिडेशन हो जाता है, उसके बाद आपका जो आईटीआर होता है वो आप सबमिट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो होता है कि आसानी से घर बैठे क्या कर सकते हैं, आप आईटीआर फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो बहुत से सीए वगैरह होते हैं, वो उन सबको नॉलेज होती है, वो भी क्या कर सकते हैं, आपका आईटीआर जो है वो फिल करवा सकते हैं आप, ठीक है। तो थैंक फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, और हमारा ये यूनिट भी खत्म होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर आपके कोई कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।